जैसा कि अभी अभी बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है, बिहार एसएससी परिचारी का वैकेंसी आ चुका है और वो भी 10th पास पे। यानी कि अगर आप लोग 10th पास है तो आप इस एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं और आप इसमें रिजल्ट लेके आप बेरोजगार की श्रेणी से ऊपर उठ के रोजगार की श्रेणी में आप आ सकते हैं। हाँ जी, ये सब का सब जो है ना, इलेक्शन का जो टाइम है ना, ये इलेक्शन का प्रभाव है। हमें क्या लेना देना है इलेक्शन से? अरे वैकेंसी आ चुकी है तो सोचना क्या है, अब लग जाना है तैयारी में और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। तो मैं अभी मौर्य, आप सभी का जीके का टीचर, आज के सेशन में जो है हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी परिचारी जो भी इसका तैयारी करना चाह रहे, ग्रुप डी का ये 10th पास का वैकेंसी है। जॉब एकदम ज़बरदस्त है, इसमें तनख्वाह भी है और सबसे अच्छी वाली बात है ये एक सरकारी जॉब है। और कोई भी सरकारी जॉब भाई साहब जॉब होता है, तो इसकी कैसी तैयारी करना है, इसका क्लास आप लोग का जो है ये फर्स्ट क्लास है। आप फर्स्ट क्लास कहिए या डेमो क्लास कहिए, बात बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई करने से पहले जो एक रूल होता है, पढ़ाई करने से पहले जो एक बेसिक जानकारी होती है, हम उसको समझेंगे। क्योंकि जब तक आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और सामने में अगर आपको पता ही नहीं हो कि दुश्मन कितना मजबूत है, दुश्मन से लड़ना है तो हमें किन किन हथियारों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब तक आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। यही रियलिटी है। वही बात है कि वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म आपका बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा भरना, 1 महीने का टाइम आपको मिला हुआ है, ठीक है। आप फॉर्म भी भर दीजिएगा। क्या आप अपने अंदर एक बार सोच के देखिए, क्या इससे आपको जॉब मिल जाएगा? नहीं, तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन तैयारी करने से पहले आप जिस जॉब का तैयारी करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि उसका सिलेबस क्या, बहुत सारे को सिलेबस ही मालूम नहीं रहता है और वो क्या करते हैं, कुछ और ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, पता चलता सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे कि उसका कटअप कितना जा रहा है, और भी कई सारे ऐसी चीज है। अगर सिलेबस है तो डिटेल से सिलेबस के बारे में समझ होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन कौन सा बुक को आप फॉलो करते हैं, कैसा कैसा कंटेंट को आप फॉलो करते हैं, ये सब चीज बहुत जो बेसिक जानकारी है जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन में हम इस बेसिक जानकारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जीके का टीचर तो हूं और मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपका एग्जाम तैयारी करवाने के लिए आया हूं। क्योंकि आपको यहाँ पे विद्वान नहीं बनना है, आप विद्वान बनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप भी जो है ना वैकेंसी का, आप भी जॉब का तैयारी करने के लिए आए हैं। आप भी एक सपना सोचे होंगे कि 3 से 4 महीना मेहनत करके हम एक जॉब हासिल कर ले, बस यही आप सोचे हैं ना। हम भी वही करवाने आए हैं कि 3 से 4 महीना या फिर 5 महीना के अंदर आपको बढ़िया तरीके से एकदम से सिलेबस कंप्लीट करवा करके इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे, पढ़ाने के साथ साथ एग्जाम की तैयारी करवा देंगे, ताकि आप एग्जाम में क्वालिफाई करके आए और एग्जाम पास करके आए, ठीक है। हाँ, और ये हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई सारे एग्जाम जो है खुद क्वालिफाई किया हूँ और इसके बाद जो है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वर्दी लिए भी है, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन लिए हुए हैं। चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे वो बिहार विधानसभा में एएसओ का हो, चाहे बिहार एसएससी में 12th लेवल का जो आया था उसमें भी, बिहार एसएससी में और भी कई सारे वैकेंसी आए थे। और भी जितने भी, चाहे बिहार डीएलएड का स्टूडेंट हो, चाहे बिहार बीएड का स्टूडेंट हो, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, तब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ। और जो ऊपर वाले की ये कृपा देखिए कि मैंने जिस जिस भी क्लास को पढ़ाया हूँ उसमें मेरे क्लास से जो है 80% क्वेश्चन हूबहू लड़ा है। 80% क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम आया। बिहार पुलिस में भी जो 2025 का एग्जाम है उसमें भी 80% क्वेश्चन आया, प्रूफ के साथ यूट्यूब पे रखे हुए हैं। बिहार विधान परिषद का जो एएसओ का भर्ती है तो उसमें भी 80%, बिहार बीएड में 80% क्वेश्चन आया है, प्रूफ के साथ एकदम से यूट्यूब पे है, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। और चलिए इन्हीं के साथ जो है सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है काजी सर जी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये बैच के बारे में। आप लोग पहले से जानते होंगे ये बैच फी 399 है। 15 अगस्त से आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी, हालांकि ये आपकी डेमो क्लास है काजी सर जी। देखिए सबसे पहले न्यू सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस जानने से पहले एक बात जान लीजिए परिचारी होता है क्या है। तो देखिए इसमें जो ना काम अच्छा कर सकता है, सरकारी जॉब है, जो ऑफिसर रहते हैं उनके रिगार्डिंग आपको काम करना होता है, ठीक है काजी सर जी।
कुछ भी हो काम, जॉब तो सरकारी है और पोस्ट भी अच्छा खासा आया है, बहुत लेवल पे है। तो अब की बार अंतिम मौका, आप ये समझिए कि आपका लास्ट मौका है, ये मान के आप तैयारी कीजिए, तैयारी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। अगर आप 10th पास है तो आराम से आप इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई झंझट वाली बात है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसका फॉर्म जो है आपका 25 अगस्त से लेकर 26 सितंबर के बीच भरा जाएगा। आप लोग भर दीजिएगा, अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। भरने के बाद सब तैयारी करता है, लेकिन आपको पहले से लगना पड़ेगा, 4 से 5 महीना पहले से, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या, 2 महीना 3 महीना में होता क्या, रियलिटी बताते हैं, हमें भी टाइम नहीं मिल पाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो घींचने में लग जाते हैं। टीचर लोग यही करते हैं, स्टूडेंट के साथ भी ये मजबूरी होता है कि टाइम कम रहता है, स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता, बढ़िया तरह से तैयारी नहीं कर पाता है, तो जिससे कहाँ सिलेक्शन नहीं होता। तो ये गलती आपको नहीं करना है। इसलिए आपको अगर तैयारी करना है तो पहले से जुड़ना पड़ेगा, ताकि फिर उसके बाद फॉर्म भरा होगा, फिर फॉर्म में जो भी त्रुटि आएगा उसको ठीक करने के लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद में तो टोटली देखा जाएगा। अगर आप अभी से तैयार करते हैं तो आपके पास 4 से 5 महीना का टाइम मिलेगा, और 4 से 5 महीना में सिलेबस पूर्णतः खत्म हो जाएगा, आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो ये हो गया, फॉर्म भरने से पहले आप तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म आपका ये डेट हो गया। अब आते हैं सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए जीके जीएस से 40 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। टोटल देखिए 100 क्वेश्चन रहता है। टोटल कितना, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है जी सर जी। उसमें से जीके जीएस में लाके 40 क्वेश्चन। जीके जीएस का मतलब क्या होता है, यानी कि सामान्य ज्ञान, जीके जनरल नॉलेज आप जानते हैं, और जीएस का मतलब होता है साइंस, यानी कि आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो दोनों मिलाकर के 40 क्वेश्चन आता है। और मैथ से सोचिए, मैथ से डायरेक्ट 30 क्वेश्चन आता है, और हिंदी से 30 क्वेश्चन। अब देखिए जिसको सिलेबस मालूम नहीं होगा वो जाएगा रीजनिंग पढ़ने के लिए, रीजनिंग से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। वो जाएगा इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, और हिंदी तो पढ़ेगा नहीं, तो बस सिलेक्शन होगा नहीं होगा। यही गलती आपको नहीं करनी है। तो क्या पढ़ना आपको, हिंदी, हिंदी से 30 क्वेश्चन आता है। आपको स्टार्टिंग से, अभी से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा हिंदी का, स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप हिंदी कवर कर पाइएगा। उसके बाद मैथ में भी 30 क्वेश्चन आता है। मैथ में आपको समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को, एक एक टाइप को क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। और रही बात जीके का भाई साहब, तो जीके का आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं जिंदा हूं, और मैं जब तक जिंदा हूं तब तक जीके के लिए टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे बस आप उतना कर लीजिएगा, वही में से जो है ना क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर हमारी क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं आती है, उससे 80% क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। बस जो पढ़ाएंगे, जो आपको नोट्स देंगे, बस उतना कर लीजिएगा, ठीक है जी सर जी। और साइंस के लिए तो आपको साइंस वाले मैम या फिर सर आपको साइंस आपको पढ़ा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब आ जाते हैं हम जीके की बातचीत करते हैं कि जीके में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जीके का फुल सिलेबस जानते हैं, जो कि किसी को मालूम नहीं होता। देखिए जीके में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके, बिहार जीके, करंट अफेयर, यानी कि 7 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब आप कैसे जी, बाप रे 7 सब्जेक्ट पढ़ेंगे 20-25 मार्क के लिए, बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस है, नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको बताए ये 10th लेवल का वैकेंसी है। पूछने के लिए तो 7 सब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन आसान आसान रहता है। क्वेश्चन आपका 10th बेस ही रहता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा है रहता, बाद में कि 10th बेस ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए कहने के लिए 7 सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन इसमें जो है ना टॉपिक छोटा छोटा है, आप यानी कि बहुत कम समय में कवर हो जाएगा। उसमें क्या पढ़ना, देखिए हम 2 सेक्शन में बांट दिए हैं। क्यों बांटे अभी समझाते हैं। पहला आपको पॉलिटी, हम जो पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हिस्ट्री में देखिए आपको 3 हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है आपके सेशन में, एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक आ भी गया तो एक क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा देंगे, ठीक है। तो एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम आता है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत हम कम पढ़ेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स से थोड़ा बहुत क्वेश्चन कम रहता है, ठीक है जी सर जी। उसके बाद आते, ये तो हो गया सेक्शन 1, और ये सेक्शन 1 जो है ये सेक्शन 1 समझने वाला टॉपिक है। अगर आप समझ के बढ़िया तरीके से क्लास में अगर पढ़ लेते हैं तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन बस शर्ते आपको रेगुलर हो कि क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा।
या फिर कोई बुक से आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। समझ के अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 क्या है, इसमें स्टैटिस्टिक्स जीके, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। अब स्टैटिस्टिक्स जीके क्या होता है, यानी कि इसमें जो है याद करने वाला टॉपिक ज्यादा। जैसे आपसे पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, ये सब चीजें। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए कि भगोरिया मेला जो है किस राज्य में लगता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मोहिनीअट्टम नृत्य जो है किस राज्य के लिए है। ये सब बता जीके में। पुरस्कार से पूछ देगा, योजना समिति पूछ देगा, ये सब। पुस्तक लेखक से पूछेगा, फुल फॉर्म पूछेगा, ये सब बता जीके में, ठीक है। कजी सर जी, तो इसको जो हम पढ़ाएंगे एकदम इतना याद करने वाला, सबको लगता है बोरिंग है, सबको लगता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन आता है। और एक बात जान लीजिए, बिहार का एग्जाम अब अपडेट हो चुका है, इसलिए हम स्टार्टिंग में लिखे न्यू सिलेबस। तो बिहार का एग्जाम अपडेट हो चुका है। अब जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा रहा है वो स्टैटिस्टिक्स जीके और करंट अफेयर और बिहार जीके, ये 3 सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये 3 टॉपिक से। और यही बात को बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, और वो जो है ना इस वाले पोर्शन में एकदम से पूरे मेहनत करते हैं और इस वाले पोर्शन को देखते ही नहीं है। सिलेक्शन यहीं पे नहीं होता है, यही गलती नहीं करना। पहला क्लास है, आपको समझा रहे कहाँ गलती नहीं करना है और कौन कौन सा काम आपको करना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स जीके भी हम आपको पढ़ाएंगे इसी सेशन में, और आपको एकदम से हंसते खेलते चुटकुला कहानी सुना के, हाँ एकदम से शायरी सुना करके इतना बढ़िया तरीके से आपको स्टैटिस्टिक्स जीके पढ़ाएंगे, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। और रिवीजन के लिए हम आपको होमवर्क सीरीज लाएंगे और होमवर्क सीरीज के तहत आपको रिवीजन करवा देंगे, ठीक। उसके बाद बिहार जीके, देखिए बिहार जीके अब आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से अच्छा खासा वेटेज रहता है, क्वेश्चन पूछता है, तो बिहार जीके भी बढ़िया तरीके से हम करवा देंगे। और बिहार जीके का तो मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मेरा जो बिहार जीके हम जो पढ़ाए हैं उसमें से क्वेश्चन उससे बाहर आ ही नहीं रहा है, सिर्फ बिहार करंट अफेयर छोड़ करके। तो बिहार जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर के लिए एक बुक सजेस्ट करेंगे, अभी जस्ट आपको एक बुक बताएंगे। वो बुक अगर आप फॉलो करते हैं, उस बुक को हम होमवर्क सीरीज लाएंगे, होमवर्क सीरीज के थ्रू जो है उस बुक को पूरे बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवा देंगे और क्वेश्चन वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। मतलब करंट अफेयर भी हम ही करवाएंगे, बिहार जीके हम ही करेंगे, स्टैटिस्टिक्स जी टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं इस बैच में आप लोग को। और बढ़िया तरीके से ये वाला पोर्शन को समझाएंगे और ये वाला पोर्शन को समझाने के साथ साथ आपको याद भी करवाएंगे। अब कैसे जी, कैसे लाठी से मार मार के याद करवाइएगा सर जी, हम तो घर पे नहीं पढ़ेंगे तब कैसे होगा। होगा, मेरे पास आइडिया है, एक से एक आइडिया है। चलिए दिखाते हैं आपको कौन सा आइडिया है। देखिए सबसे पहला है कि एग्जाम पास करने का तरीका क्या होता है। अब उसके बाद जानेंगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका, मतलब हम जो पढ़ाएंगे आपको कैसे पढ़ाएंगे, वो दोनों तरीका समझाते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यही बात नहीं समझ पाते कि सर एग्जाम कैसे पास करें। तो एग्जाम पास करने का जो तरीका होता है, कोई भी स्टूडेंट से आप पूछ लीजिएगा जो सिलेक्टेड है, आपके बड़े भैया या फिर आपके दीदी या आपकी कोई भी सिलेक्टेड है, उनसे आप पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि नहीं सर बहुत अच्छी वाली बात बता रहे हैं। तो एग्जाम पास करने का जो तरीका होता है, सबसे पहला रूल होता है आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सबसे पहला रूल क्या होता है, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आप कोई बुक से पढ़िए, चाहे फाउंडेशन क्लास से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, चाहे टारगेट बेस से, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करना ये आपका पहला धर्म है। सिलेबस से आपको कैसे कंप्लीट करना है, समझ समझ के पढ़ना है। और मेरा मानिएगा तो आप कोई भी सर से जो है ना आप बढ़िया तरीके से एक बार क्लास करके कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। दूसरा, रिवीजन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं एकदम से पढ़ रहे हैं लेकिन रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी गलतियां हैं, सबसे बड़ी गलती। यही सब गलती को आपको दूर करना है, तब आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि फॉर्म तो लाखों लाखों में भरे जाते हैं और सिलेक्शन मात्र 1000 में होता है, 3000 4000 5000 सिलेक्शन होता है। और यही गलती के कारण लाखों स्टूडेंट छट जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। तो क्या करना, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना सब कुछ बताने वाले, और हम कैसे आपको करवाएंगे वो भी बताएंगे। धैर्य करके आज की क्लास आप लास्ट तक देख लीजिएगा, ठीक है काजी सर जी। देखिए रिवीजन इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। आप ऐसे समझिए कि आप जो है ना पढ़ते जा रहे पीछे से भूलते जा रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं। आप खाते जा रहे हैं और पीछे से निकालते जा रहे हैं। जब पेट खराब होता है तब, तो उस टाइम में शरीर में लाइक करता है, भोजन नहीं करता है। तो बताइए वैसा भोजन खाने से कोई बेनिफिट नहीं होता, बेनिफिट बल्कि और घाटे साबित हो जाता है। इसलिए आप क्या करते हैं, पहले दवाई लेते हैं,
फिर आप खाना मतलब ठीक हो जाए फिर खाना खाते हैं तब, तो वही दवाई है रिवीजन। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो आप रिवीजन। उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं मिलता, आज इस बैच में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा और उसका एनालिसिस करवाया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पकड़ बनाना, आप उस पर पकड़ बनाइए बढ़िया तरीके से, बस तब तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को कम पढ़ना। उसके बाद प्रैक्टिस सेट मोस्ट जरूरी है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर ये चार चीज़ें आप कहीं से भी कर लेते हैं तो आप एग्जाम पास कर जाइएगा, क्योंकि एग्जाम पास करने का यही तरीका है, यही मूल मंत्र है। अब आ जाते हैं, अब आपके मन में चला सर आप बैच में क्या दीजिएगा। देखिए अब हम इस बैच में हम आपको कैसे पढ़ाएंगे और एग्जाम कैसे आपको पास करवाएंगे वो बताते हैं। देखिए सिलेबस कंप्लीट हम आपको करवाएंगे, लेकिन हम आपको 3 तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। एक क्या हो गया, एक आपको थ्योरी के साथ। सबसे पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी कैसे पढ़ाएंगे, लास्ट तक बने रहेगा, अभी जस्ट क्लास होगी मतलब इसी में पढ़ाएंगे, आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, मतलब थ्योरी में समझाएंगे बुझाएंगे सब कुछ, एक पॉइंट को बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जो चैप्टर है उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू वगैरह है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि आपको एक अंदाजा मिल सके, हाँ सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक श्योर हो सके कि क्वेश्चन पूछा कैसे था और कैसे तैयारी करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। उसके बाद होमवर्क सीरीज, हम होमवर्क सीरीज भी करवाएंगे। देखिए मेरा मानना है अगर आप होमवर्क करते हैं, अगर होमवर्क सीरीज का आप फायदा उठाइए, अगर होमवर्क करते हैं मतलब आप रेगुलरली पढ़ाई करते हैं तो ही सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए हम होमवर्क सीरीज लाते हैं, आप लोग के बैच में भी होमवर्क सीरीज करवाएंगे। तो 3 प्रोसेस से आपको कंप्लीट करवाएंगे, एक थ्योरी करवा देंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे और होमवर्क सीरीज के थ्रू आपको याद करवा देंगे। ठीक का जी सर जी, ये रहा सब्जेक्ट कंप्लीट करने का तरीका। आप पहले कर लेते, लेकिन अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो इससे यही बेनिफिट होगा कि आप न चाहते हुए भी मेहनत कर लीजिएगा। देखिए शुरू में स्टार्टिंग में सबके अंदर एक जोश जुनून होता है कि सर हम तो कुछ भी कर देंगे, हम सर युवा है, मेरे अंदर सर नया खून है, सर बोलिएगा तो हम कुछ कर देंगे। तो स्टार्टिंग में होता है 2 से 3 महीना होता है, लेकिन इसके बाद नहीं। 2 से 3 महीना तो बहुत बोल दिए, 10 से 15 दिन बहुत हो गया, जोश जुनून 10 से 15 दिन लगा ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद पता चला सब शांत, माहौल शांत, इससे सिलेक्शन होगा नहीं होगा। यही कारण से इस बैच में हम आपको जो है ना सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट करवाएंगे कि आप न चाहते हुए भी जो है ना आप मेहनत कीजिएगा, आपसे जबरदस्ती मेहनत करवाएंगे। उसके बाद जो दूसरा होता है कि रिवीजन। देखिए आप रिवीजन नहीं कर पाते, स्टूडेंट यही गलती करता है, रिवीजन नहीं कर पाता। हम बैच में क्या करते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे विथ प्राइज के साथ, यानी कि हम टेस्ट लेंगे टॉपिक वाइज। अगर टेस्ट में जो टॉप करेगा उसको प्राइज भी दिया जाएगा मेरे तरफ से, ऑनलाइन प्राइज क्या दे सकते हैं, तो ऑनलाइन आपको रुपया दिया जाएगा। मतलब अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो इस बैच में आप प्राइज जीत के जितना रुपया आप बैच परचेज किया उससे ज़्यादा रुपया आप खुद गेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाएगा और वो भी प्राइज दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन होते जाएगा। जैसे कि मान चलिए कुछ टॉपिक पढ़ा दिए और बोले कि चलो भाई अब आपका टेस्ट है, आप क्या कीजिएगा घर पे जाकर रिवीजन करके आइएगा, रिवीजन एक जोश जुनून में। ठीक है, हाँ, उससे आपका रिवीजन आपको अंदाजा नहीं देगा आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका तैयारी हो जाएगा। अब तीसरा जो पीवाईक्यू डिस्कशन, हाँ पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, उसका एनालिसिस करवा देंगे, डिस्कशन करवा देंगे, ताकि आपको एक अंदाजा एक लेवल पता चल सके। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाया जाएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट कब करना चाहिए ये आपको बताते हैं, जब आपका सिलेबस 60% कितना 60% जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ करेंगे और प्रैक्टिस सेट लाएंगे और प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट भी करना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस सेट तब जरूरी है जब 60% सिलेबस कंप्लीट होगा तब। यही तो गलती कर बैठता है, आएगा तैयारी करने के लिए पहला दिन से सेट लगाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस डिमोटिव चलेगा, हमसे नहीं हो पाएगा। होगा, आपसे होगा, बस शर्ते आप सही मार्ग चुनिए, सही दिशा चुनिए, सही डायरेक्शन में आप मेहनत कीजिए, जरूर होगा। ठीक है जी सर जी। उसके बाद तो होमवर्क सीरीज आपको बता दिए। तो ये रहा एग्जाम पास करने का तरीका। आप अगर इतना कुछ भी कहीं से करते एग्जाम पास कर जाइएगा,
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम रेगुलर नहीं कर पाएंगे, तो आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस बैच में हम जो पढ़ाएंगे हम इस तरीके से पढ़ाएंगे क्योंकि हम पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। पहली बात तो मेरी मानसिकता है ही नहीं कि हम आप लोग को पढ़ाने के लिए आए हैं और नहीं हम आपको पढ़ाएंगे। हम एग्जाम तैयारी करवाने के लिए आते हैं, हम सिलेक्शन दिलाने के लिए आए हैं, तब जाकर के इतना कम दिन में इतना ज़्यादा सिलेक्शन दिलाए हैं। तब दावे के साथ बोलते हैं 80% क्वेश्चन तब जाके लड़ाए हैं, ठीक है, ऐसे नहीं। तो इसलिए जो है एग्जाम तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एग्जाम पास करने से होगा, सिलेक्शन लेने से होगा। सिलेक्शन लेने के बाद जो है ना सब मान सम्मान देते, पहले नहीं देते। तैयारी करने वाला कोई वैल्यू है? आप भी सोचिए ना, एकदम से आप तैयारी कर रहे 2 साल 3 साल से, सब आपको बेरोजगार बोले, कोई वैल्यू नहीं देगा। घर जाइएगा 2 बात सुना देगा, बोले कैसे करता, तैयारी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सोचिए कि जब आप सिलेक्शन ले लिए, वर्दी में आइएगा, तब जो आप जाइएगा उसके बाद आरती से, हाँ थाली से आरती उतर आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। नहीं क्या जी सर, यही रियलिटी है आज के देश का। इसलिए आप तैयारी करने वालों में से मत बनिए, आप क्वालिफाई करने वालों से बनिए, आप रिजल्ट लेने वालों में से बनिए। अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं वाकई तौर पे, तो मेहनत आपको अभी से ही करना पड़ेगा और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। अगर आप ये शपथ ले लीजिए आज कि हम जितना मेहनत क्लास में करवाएंगे, अगर आप मेरे साथ आप मेहनत कर लेते हैं, लिख के देते हैं, लिख के गारंटी के साथ, आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरे बातों को जिसने भी फॉलो किया आज वर्दी में है, आप भी वर्दी में रहिएगा। बहुत सारे को ऐसा लगता है कि सर बैच ले लिए हो जाएगा हो जाएगा, नहीं, बैच लेने सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं, मेहनत करने के लिए आए हैं, तो आप बैच ज्वाइन कीजिए और 15 अगस्त से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं ऐसे टाइम पास करने के लिए आए हैं, तब आपका कोई बात नहीं है, ठीक है। काजी सर जी, ये था आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना नहीं करना। अब आ जाते हैं बुक लिस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत बुक का चुनाव कर लेते हैं, गलत बुक चुनते हैं, जिससे कारण सिलेक्शन नहीं होता। कौन कौन सा बुक पढ़ना आपको बताते हैं। पहली बात, अगर आप हमारे बैच ज्वाइन करते हैं तो हम जो आपको नोट्स देंगे, हम जो आपको क्या देंगे, क्लास नोट्स देंगे। आपको क्लास नोट्स आपको कवर करना है। क्लास नोट्स का एक एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है हमारे क्लास नोट से ही आएगा, हमारे क्लास से ही आएगा। तो क्लास नोट्स पढ़ना है। दूसरा जो बुक आपको फॉलो करना है, देखिए 10th बेस है इसलिए आपको बता रहे, दूसरा बुक आपके पास लूसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लूसेंट का बुक होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन आपका पहला क्लास होगा लूसेंट बुक का, कौन सा लूसेंट बुक, हम आपको फोटो दिखा देंगे, ठीक है, हाँ आप देख लीजिएगा। और तीसरा जो होना चाहिए, करेंट अफेयर के लिए एक बुक सजेस्ट कर रहे हैं, वो है एसपीडी का। आप एसपीडी का करंट अफेयर, एसपीडी का करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। अब आप कहिएगा सर आप एसपीडी करंट अफेयर हमारे पास नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो हम इसी आप ही के बैच में जो है ना एसपीडी का करंट अफेयर का जो है ना जो नोट्स है, यानी कि जो बुक है, उस पूरे बुक का पीडीएफ बना करके अपलोड करवा देंगे, ताकि आप इसी बैच में से पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ अगर आप फॉलो करते बुक लिस्ट में, इससे ज़्यादा आपके पास कोई बुक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपके पास बुक है, अच्छी वाली बात नहीं है। एक अच्छे स्टूडेंट के पास कम बुक होता है, ठीक है। हाँ, आप गो घर में कहानी सुनेंगे, भूस्कोल विद्यार्थी का गत्ता मोट, नहीं आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं, कि जो पढ़ने में नहीं रहेगा उसके पास देखिए बहुते बुक रहेगा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहेगा 3-4 बुक रहेगा, लेकिन उसको पढ़ेगा। तो इसलिए बुक की संख्या कम रहना चाहिए, और एक बुक को 10 बार पढ़िए, जितना रिवीजन कीजिए वो बेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो इतना ही बुक रहना चाहिए, इसी का जितना रिवीजन कर सकते हैं। हम सिर्फ जीके का बता रहे हैं, क्योंकि जीके टीचर जीके का सब कुछ बता रहे हैं। साइंस वाले अलग बताएंगे, मैथ वाले अलग बताएंगे, हिंदी वाले आपको अलग बताएंगे, ठीक है काजी सर जी। तो ये सब आपको फॉलो करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारी क्लास में एक रूल आप फॉलो कर लीजिएगा, एक रूल। वो रूल क्या है, वो रूल है कि हमारा जो क्लास कीजिएगा आप लाइव कीजिएगा। आप अभी कसम खा लीजिए कि सर आपका क्लास हम लाइव ही करेंगे, ठीक है। हाँ, आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल रखा जाएगा, तो उसमें जो है ना लाइव क्लास आपका चलेगा। तो लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, दोनों फॉर्म में रहेगा। तो आपको क्लास लाइव करना, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं
क्योंकि हम देखे हैं वैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन ज़्यादा होता है जो लाइव क्लास करते हैं। अब कैसे जी, क्या सर इसमें क्या जादू है जादू। देखिए लाइव क्लास करने वाले के साथ क्या होता जानते हैं, वो डेली रेगुलर क्लास कर लेता है, एक टाइम उसका फिक्स रहता है, सर इतना बजे हम क्लास करते हैं, इतना बजे सर रिविजन करते हैं, इतना बजे सर हम होमवर्क कंप्लीट करते हैं और इतना बजे हम फिर सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट का लक्षण होना चाहिए कि वो डिसिप्लिन के साथ मेहनत करे। उससे क्या होता है, एक स्टूडेंट जो होता है ना, एक डिसिप्लिन के तहत डेली बाय डेली जो पढ़ा, उसका रिवीजन किया, उसका होमवर्क बनाया, डेली बाय डेली काम करते चल जाता है। तो इससे क्या होता है, माइंडसेट में एक अच्छा खासा एकदम से धीरे धीरे स्टोरेज ज़्यादा होता है, मतलब धीरे धीरे जो है ना उसका तैयारी बेहतर होता है। अब जो रिकॉर्डेड क्लास करते हैं, अब रिकॉर्डेड के साथ देखिए गलत क्या होता है बताते हैं। रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं बोलने करने के लिए बताते हैं। रिकॉर्डेड क्लास से क्या होता है कि अब मान लीजिए विद्यार्थी के मन में कि अच्छा क्लास तो रिकॉर्डेड है, अभी नहीं करेंगे कल कर लेंगे, फिर कल पता चला कि अभी मन नहीं है शाम में कर लेंगे, शाम में पता चला दोस्त बुला लिया, दोस्त के घर पे चल गए, फिर पता चला कि नहीं आज जा रहे हैं शादी में जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, फिर पता चला कि अरे बाप रे बाप 25 दिन का क्लास छूट गया हमारा, 25 दिन का जीके का छूट गया, साइंस का छूट गया, मैथ का हिंदी का सब छूट गया, 100 क्लास हो गया। अब उसके दिमाग में लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, वहीं से डिमोटिव हो जाता है। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट एक दिन में 3-3 4-4 क्लास देखना शुरू करता है। उससे क्या होता है, क्लास तो आप कर लेते हैं लेकिन आपके माइंड में नहीं जा पाता है। कंटेंट तो एकदम से लड़ जाएगा, क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, लेकिन जब आपके माइंड में नहीं जाएगा, जब आपको यादें नहीं होगा, तो फिर फायदा क्या, एग्जाम आप बना पाइएगा नहीं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, हमको नहीं करना, हमको क्लास में सॉल्व करना है। इसलिए मेरा मानेगा तो आप रिकॉर्डेड क्लास मत कीजिएगा, लाइव क्लास कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। ये मेरा लास्ट सजेशन रहता है स्टूडेंट के साथ। और जितना हम आपको बोले हैं बस अगर आप उतना कर लेते हैं, यकीनन मानिए आपको लिख के देते हैं कि आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी सर जी। चलिए अब इन्हीं के साथ जो हम पढ़ाई शुरुआत करते हैं और एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और वो टॉपिक जो है हम इसमें जो है सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से एक टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए तो क्लास की शुरुआत करें, रेडी है आप लोग? हाँ, ये सब था बेसिक जानकारी, कैसे पास करना है नहीं करना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब स्टूडेंट को मालूम ही नहीं कि पढ़ाई सर कैसे करे, तो फिर गलत डायरेक्शन में मेहनत करता है, और गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। आप ऐसे समझिए ना कि आपको आना है पटना और रास्ता आप पकड़ लिए एकदम से कहाँ, नेपाल वाला, तो पटना पहुँचिएगा नहीं, कहाँ पहुँच जाइएगा, नेपाल पहुँच जाइएगा। तो फिर कहिएगा नेपाल पहुँचे, कहिएगा किधर है पटना, किधर है पटना, 2 थप्पा लगाएगा। नहीं, वही वाला बात है कि मेहनत करना आपको इस डायरेक्शन में मेहनत कर दी, दूसरा डायरेक्शन में कभी भी आपको जॉब मिलेगा नहीं। तो फिर गार्जियन जो है ना 2 थप्पा लगाएगा, बोले तब उतना दिन से कर क्या रहा था। ठीक है क्या जी सर जी। चलिए अब आ जाते हैं पढ़ाई पे। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से एक टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, एक टॉपिक पढ़ लीजिए। हालांकि जिस दिन आपका पहला क्लास स्टार्ट होगा उस दिन हम आपको चैप्टर लिखा देंगे, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उस सब्जेक्ट का आप चैप्टर लिखा देंगे, और उसके बाद एकदम एक्यूरेट करके बढ़िया तरह से पढ़ाना शुरू कर देंगे। ये आपकी डेमो है, कोई भी एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, 20 से ही एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है असहयोग आंदोलन। क्या है आपके सर जी? असहयोग आंदोलन। एक टर्म, सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। असहयोग आंदोलन। ठीक है क्या जी सर जी। चलिए अब यहाँ पे हम एक बात देख लेते हैं। देखिए ये है क्या, हमारा देश, आपको भी मालूम होगा हमारा देश क्या हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। हमारा देश अंग्रेज का गुलाम हो गया था। अब जब गुलामी में सब लोग जी रहे थे, तो जबरदस्ती जानबूझ के जितने अंग्रेज है ना, बहुत ज्यादा अत्याचार किए हमारे देश के लोगों पे। तब धीरे धीरे सबके मन में आया क्यों ना देश को आजाद किया जाए, क्यों ना इस अंग्रेज को मार के भगाया जाए। अब सब सोचने लगा कैसे भगाएंगे कैसे भगाएंगे। तो उसके लिए एक बार विद्रोह भी हुआ था, 1857 का विद्रोह, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसे कई सारे विद्रोह में कई सारे लोगों ने अपना अपना जितना भी टेक्निक था सबका इस्तेमाल किया, नहीं हुआ। फिर उधर से एंट्री होता है एक हीरो का, जिनको बोलते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटते हैं, और लौटने के बाद देखते हैं कि हमारे देश में कुछ अलग ही चल रहा है। देश गुलाम है, लोग जनता परेशान है। उनको लगता है
कि अब जो है ना अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। महात्मा गांधी वकील थे तो सब कुछ बढ़िया से जानते थे। अब उनको लगा कि अंग्रेज को भगाना पड़ेगा। उनके लिए महात्मा गांधी ने जी जान लगाना शुरू किए। सबसे पहले 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार से ही स्टार्ट किए थे चंपारण सत्याग्रह, वो सफल हो गया। महात्मा गांधी का मोटिवेशन एकदम से हाई हो गया। मतलब मोटिवेशन, आप जब एक एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, आपको लगता है कि नहीं हम आगे भी और भी एग्जाम निकाल सकते हैं। वही वाला बात हो गया। महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया तो महात्मा गांधी को लगा कि अगला और कुछ करते हैं। तो फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ, उसमें भी महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया और वो भी सफल हो गया। अब तो फुल मोटिवेशन में आ गए। कौन? महात्मा गांधी। अब उसी बीच में हुआ क्या जानते हैं? देखिए, अत्याचार करने की हद पार कर दिया अंग्रेजों ने। एक होता है कि आप जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि जितना नहीं होना चाहिए उतना ज्यादा कर दिया। आपको भी मालूम होना चाहिए 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जी सर जी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, हालांकि आज का टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं इस टॉपिक को समझने के दृष्टिकोण से। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, तो सब लोगों ने सोचा कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, और आंदोलन करने के लिए सब लोगों ने मीटिंग बैठाया। कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और पता चला कि अंग्रेजों ने क्या किया, चारों तरफ से घेर करके उस पर अंधाधुंध गोली चलवा दिया। सोचे निहत्थे लोग मारे गए, खून से लहूलुहान हो गया, वहां का धरती खून से लाल हो गया। इतना जबरदस्त अत्याचार किया गया था। बताइए, जब ऐसा सिचुएशन अगर होगा तो आपके अंदर भी एक जुनून आ जाएगा, आप भी सोचेगा अब अंग्रेज को मार देंगे। आप इसको रेट कर सकते हैं अभी के एकदम से सिचुएशन के अनुसार। अभी एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, रेलवे को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, अन्य सभी एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब टीचर के साथ देखिए मारा गया है, टीचर को घसीटा गया, टीचर के साथ अन्याय हुआ है, नहीं हुआ है। अब आप बताए, आपके अंदर एक जोश आया ना, आपको एक लगाना कि नहीं बहुत सर गलती हुआ है। स्टूडेंट को मारा जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, और जबरदस्त जानबूझ के पानी बरसाया जा रहा है। आप इससे पहले देखिए बीपीएससी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के साथ कितना नाइंसाफी हुआ, मारा गया, पानी छिड़का गया, न जाने कितना चीजें किया गया। अब आपको गुस्सा आता है कि नहीं सरकार के खिलाफ, कि सरकार ने ये गलत करा, वो गलत करा। वही सिचुएशन उस टाइम में बन गया था कि बताए निहत्थों पे गोली चलवा दिया था, कितना गुस्सा आ गया था। अब महात्मा गांधी भी एकदम से गुस्सा से बुखला गए, बोले कि अब नहीं मानने वाले हैं। एक गलती तो ये किया, दूसरा गलती क्या कर दिया, रोलेक्ट एक्ट कानून ला दिए। क्या ला दिए? रोलेक्ट एक्ट कानून ला दिए। अब कैसे रोलेक्ट एक्ट कानून क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा कानून था, मतलब अंग्रेज ने लाया, बोला कि अगर किसी अंग्रेज अधिकारी को किसी भारतीय पुरुष पे या भारतीय जनता पे अगर शक हो गया कि यही ने कुछ किया है, यही कुछ किया, तो बस शक के आधार पर उसको पकड़ के जेल में बंद कर दो। इस पे कोई वकील वकालत कुछ नहीं चलेगा। क्या था रोलेक्ट एक्ट? रोलेक्ट एक्ट ये था, अगर बोला अधिकारी को बोला कि तुमको जिस पे शक होता है उसको पकड़ो, जेल में बंद कर दो, जितने क्रांतिकारी है सबको पकड़ो, जेल में बंद कर दो, ताकि आवाजें नहीं उठाएगा। जैसे कि अभी भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। टीचर के ऊपर जबरदस्ती एफआईआर करवा दिया, एफआईआर करवा दो और सबको एकदम से जो है ना जेल में ठास दो। यही वाला बात एकदम से उस समय भी हो रहा था, तो उसी को बोलते हैं रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट लाया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। उसके बाद हंटर कमीशन आयोग लाया गया। हंटर कमीशन आयोग क्या था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, तो उसका देखरेख करने के लिए एक आयोग लगाया था, हंटर कमीशन आयोग, और उन्होंने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उन्होंने बोला कि बहुत कम लोग मारा गया, नहीं लोग मारा गया, मतलब गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। अब ये तीनों चीज मतलब यानी कि ये सब देख के महात्मा गांधी बौखला गए। सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, अगर आप रहते तो आप भी एकदम से गुस्सा से बौखला जाते। जितने भी देश के जनता थे, अब सबके अंदर जो है ना खून दौड़ने लगा। सबको लगा कि अब हम क्या करेंगे, अब बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। महात्मा गांधी को भी लगा अब छोटे मोटे आंदोलन से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे, और इतना जबरदस्त आंदोलन करेंगे कि अंग्रेज को भगा देंगे, देश को आजाद कर देंगे। और यही सब कारणों की वजह से जो है ना महात्मा गांधी ने एक डिसीजन लिया, और महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन लाया। कौन सा? असहयोग आंदोलन लाए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए
कि असहयोग आंदोलन का क्या कारण था। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो क्या कारण था, कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट और हंटर कमीशन का आयोग, ये सब क्या था, ये सब इसका कारण था। और जानते हैं एक बात, अच्छा सबसे पहले जान लेते हैं असहयोग नाम का मतलब क्या था। अ का मतलब अ हो गया, सहयोग का मतलब सहयोग, और अ जिसमें लग जाए उसका मतलब था नहीं। सहयोग में अ लग गया मतलब सहयोग नहीं करेंगे, मतलब महात्मा गांधी ने यह डिसीजन लिया कि अब हम अंग्रेज का सहयोग नहीं करेंगे, अब हम अंग्रेज का सहायता नहीं करेंगे, कोई भी शर्त पे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, अब हम अंग्रेज का कभी भी सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेज का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेज के वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। उसी का मतलब था असहयोग आंदोलन। बोला कि शांतिपूर्वक असहयोग, एक शांतिपूर्वक हम आंदोलन चलाएंगे। आंदोलन आप लोग अभी भी देख रहे हैं, यही आंदोलन को आप रिलेट कीजिए। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, जिंदगी को अगर आप रिलेट करते हैं हिस्ट्री में, तो आप एक कहानी के माध्यम से सब कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ में भी आ जाएगा और आपको मजा भी आएगा। अभी आंदोलन हो रहा है एसएससी में, हो रहा है कि नहीं, तो आंदोलन में क्या हो रहा है, यही ना हो रहा है कि अब हम क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारा मांग पूरी करो, ये करो, हम कैंडल मार्च शांतिपूर्वक करेंगे, ठीक है। और आप सुने भी होंगे अगर हमारी मांग नहीं मांगी जाती है तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यही आंदोलन उस टाइम में हुआ था। असहयोग आंदोलन बोला कि इसमें महात्मा गांधी ने क्या बोले जानते हैं, उन्होंने बोला असहयोग आंदोलन के दौरान ही उन्होंने बोले स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। किसका लक्ष्य रखा था, किसका लक्ष्य रखा था। अच्छा यहाँ पे हम तीनों पॉइंट लिख देते हैं, इसका कारण अगर पूछ दिया जाएगा कि इसका कारण, ठीक है, इसका कारण अगर पूछ दिया जाएगा इसका कारण क्या था, यहाँ पे लिख देते तब आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कारण था एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था आपके सर जी, जालियांवाला बाग हत्याकांड एक कारण था। अच्छा दूसरा कारण क्या था, आपको नोट्स मिल जाएगा। दूसरा एक तो ये कारण, दूसरा कारण क्या था आपके सर, दूसरा कारण था रोलेक्ट एक्ट। क्या था, रोलेक्ट एक्ट दूसरा कारण, दूसरा था। अच्छा तीसरा क्या था, तो आपके सर जी तीसरा अभी आपको जस्ट बताए हैं, हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट, हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट, ठीक है काजी सर जी। ये सब क्या था, तो आपके सर जी आयोग का रिपोर्ट यहाँ पे लिखते हैं, ये सब क्या था, इसके कारण था, ठीक है काजी सर जी, ये सब कारण था, ठीक है काजी सर जी। अब महात्मा गांधी क्या हुए थे, महात्मा गांधी ने जो बोला क्या जानते हैं, बोला कि एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा। आप जो कोई आंदोलन करते हैं तो आप लक्ष्य रखते हैं ना कि हमारे ये मांग होनी चाहिए। इन्होंने महात्मा गांधी ने सभी जनता को बोले, बोले कि हमें एक वर्ष में, कितना, एक वर्ष में, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, ठीक है काजी सर जी, एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। किसका, स्वराज प्राप्ति का, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। आपके सर ये स्वराज प्राप्ति क्या होता है, स्वराज का मतलब होता है देश को आजाद दिलाना, देश को आज़ादी दिलाना। बोला कि हम देश को आज़ादी दिला देंगे एक वर्ष में, सभी जनता अगर हमारा साथ दीजिएगा तब। सब जनता बोला कि हम लोग साथ है, टेंशन मत लीजिए, हम लोग एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपका साथ है, सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, बस आप आंदोलन की शुरुआत तो कीजिए। बोले कि ठीक है। लेकिन जिस दिन आंदोलन की, तब उसके बाद जो है आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। और जानते हैं, देखिए कांग्रेस अधिवेशन आपको पढ़ाएंगे कि कई सारे कांग्रेस अधिवेशन हुए थे, कांग्रेस क्या होता है आपको पढ़ाएंगे। बस यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि कांग्रेस का जो है ना 1920 ईस्वी में, 1920 के नागपुर अधिवेशन, 1920 के नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था, इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। बोला गया था क्या, कि ठीक है, महात्मा गांधी को ये बात बोला गया तो ठीक है आप आंदोलन के स्टार्ट कीजिए। कांग्रेस पार्टी आप नहीं सुने, राहुल गांधी कैदी से, हाँ तो वही कांग्रेस था। तो कांग्रेस का जो पार्टी था ना, उन्हें वही में जो है 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। बोले कि एकदम से आंदोलन की शुरुआत किया जाए। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका रहा था असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने में, महात्मा गांधी का तो था ही, इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक का था। इनके अलावा किनका था, तो आप कह सजी इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक का था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बता दे कि जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का देहावसान हो गया। उसी दिन क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक का देहावसान हो गया, यानी कि शहीद हो गए बाल गंगाधर तिलक। फिर उनके बाद सब लोग उनके अर्थी को कंधा दिए, उनको जो है सारा क्रियाक्रम किए, उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिए। अब हम जानते हैं, आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, सर असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ कब, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन की अगर स्टार्टिंग की बातचीत किया जाएगा तो इसकी शुरुआत कब हुआ था, इसकी शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था।
ठीक है क्या जी सर जी। अब आपके दिमाग में था सर कब से कब तक चला था, तो देखिए असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो ये 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला था। कब तक? 1922 ईस्वी तक चला था। स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है क्या जी सर जी। अच्छा, महात्मा गांधी ने क्या कह के इस आंदोलन को शुरुआत की है? महात्मा गांधी ने जनता को क्या बोले तो जनता भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। कैसे? महात्मा गांधी ने बोला कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखे थे। क्या रखे थे? कैसे? 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। बोला कि अगर आप लोग साथ दीजिए, हम 1 वर्ष में देश को आजाद नहीं करा दिए तो फिर बोलिएगा। हालांकि हुआ नहीं ऐसा, आपको पढ़ाएंगे, आपको अभी जस्ट आपको आगे बता रहे हैं, हुआ नहीं ऐसा, लेकिन लक्ष्य रखा गया। ठीक है काजी सर जी। तो ये सारी बातचीत हुआ काजी सर जी। अब देखिए महात्मा गांधी दिमाग का बहुत तेज थे, ये आपको मानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जो है ना दिमाग का बहुत तेज थे, बहुत तेज थे। आप जितना सोच नहीं सकते उतना तेज थे। कैसा जी? कैसे? महात्मा गांधी सोचे कि अंग्रेज को अगर भगाना है, वास्तविक तौर पर अगर अंग्रेज को देश से बाहर करना है, तो हमें अंग्रेज का जो है ना ये बात पे गौर करना होगा, अंग्रेज हमारे देश आया क्यों था, जिस मकसद से हुआ था वही मकसद खत्म कर दीजिए, अंग्रेज ऑटोमेटिक देश छोड़ के भाग जाएगा। तो फिर सोचा गया क्यों आया था अंग्रेज, आप ही बताइए। अंग्रेज आया था व्यापार करने के लिए, और व्यापार करता था, यहां से उसको रुपया मिलता था। तो बोला कि इसका व्यापार को एकदम से रद्द कर दो, इसका व्यापार को ठप कर दो। जैसे इसका व्यापार मंद पड़ेगा, ठप पड़ जाएगा, अंग्रेज ऑटोमेटिक देश छोड़ के भाग जाएगा। तो महात्मा गांधी दिमाग का ऐसे थोड़ी बोले कि महात्मा गांधी तेज थे, बहुत तेज थे, बहुत दूरदर्शी थे, तब तो अंग्रेज को भगा दिए। क्या जी सर जी? अकेले? हालांकि अकेले आप नहीं बोल सकते, सबका सहयोग था, लेकिन फिर भी योगदान तो सबसे ज्यादा महात्मा गांधी का था। क्या जी सर जी? तो क्या बोले कि इसका बिजनेस ही को ठप कर दो। बोला व्यापार कर रहा है? बोला हाँ। तो महात्मा गांधी ने क्या नारा दिए? बोले कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। बोला कि जितने भी देशवासी है किसी को विदेशी कपड़ा नहीं पहनना है। विदेशी कपड़ा मतलब अंग्रेज जो इंग्लैंड से कपड़ा बना के लाते थे यहाँ पे, बोला वो कपड़ा नहीं पहनना है, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। अब सब लोग क्या क्या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, और जितना भी अंग्रेजी कपड़ा था सबको एकदम से उठा उठा के एक चौक चौराहे पर लाते थे और उसको आग लगा करके होलिका दहन मनाते। होलिका दहन में क्या होता है? आग लगाया जाता है। कैजी सर जी? उसी तरीके से उसमें भी होता है, एकदम से आग लगा करके होलिका दहन, सब कपड़ा को जलाना शुरू कर दिया, अंग्रेजी कपड़ा को। बोला कि देसी कपड़ा अपनाइए, अपना चरखा से जो है ना सूत काट करके अपना कपड़ा बनाइए और उसको पहनिए, विदेशी कपड़ा को बहिष्कार करो, अंग्रेज ऑटोमेटिक भाग जाएगा। बोला इतना ही करने से काम नहीं चलेगा। बोला और क्या करना चाहिए? बोला कि जो विदेशी शराब है ना, शराब, हाँ देखिए शराब से ज्यादा रुपया होता है, चाहे उस समय में आज भी जो सरकार को अगर सबसे ज्यादा रुपया जा रहा है वो शराब, शिखर, मधु, गुटखा, यही सबसे जा रहा है, जो कि एकदम से गलत बात है। यही कारण से देखिए सब लोग आवाज उठाते हैं, सरकार चाहेगी तो 1 मिनट में जो है मधु गुटखा वाले फैक्ट्री बंद नहीं करवा देंगे, शराब वाले फैक्ट्री बंद नहीं करवा देंगे, करवा देंगे, लेकिन इसके बावजूद नहीं करवा रहे। क्यों? टैक्स वही ज्यादा दे रहा है, रुपया वहां से ज्यादा आ रहा है। सब राजनीति, आप इस बात को समझिए, समझे क्या जी सर जी? तो बोला कि शराब से ज्यादा रुपया बेनिफिट हो रहा है अंग्रेज को। तो महात्मा गांधी ने बोला कि विदेशी शराब का बहिष्कार करो, कोई भी विदेशी शराब नहीं पिएगा, कोई भी विदेशी शराब का यूज नहीं करेगा। अब सब जितना लोग था ना, अब विदेश का सब कुछ छोड़ दिया, न कपड़ा पहना था विदेशी कपड़ा, न शराब पीना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब अंग्रेज बौखला गया। अब अंग्रेज को लगा इस सनकी जो है ना, हाँ ये बुढ़वा बहुत सनकी है। अंग्रेज के संदर्भ में बोले, अंग्रेज तो बुढ़वे बोलते थे, हाँ हाँ, तब ना विंस्टन चर्चिल अर्धनगर फकीर बोले थे काजी सर जी। अब अंग्रेज बोले ये बुढ़वा पूरे सनकी है एकदम, हाँ ये जो है ना लगता है हम लोग को ले देखे डूब जाएगा। अंग्रेज अब बौखला गया। क्यों? क्योंकि देखिए आप ही समझिए कि जब पेट पे लात पड़ता है ना तो दिमाग खुलता है। अंग्रेज का कमाई हो रहा था वहीं से, सारा कमाई बंद, सारा कमाई बंद। और जानते हैं, और बोला कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं होना चाहिए, ये आंदोलन पूरे भारत लेवल पे होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। और राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप कहिए सर जी महात्मा गांधी थे। कौन थे? आप कहिए सर जी महात्मा गांधी थे। ठीक है काजी सर जी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया।
अब कहे सर जी कहाँ कहाँ पे किस किस ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से क्या करता है, पूछता। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन पे राष्ट्रीय आंदोलन होना शुरू कर दिया पंजाब से। अगर बातचीत करेंगे तो पंजाब में किसने किया, पंजाब में लाला लाजपत राय। देखिए आंदोलन हर एक जगह शुरू हो गया, जैसे कि अभी आप सुने होंगे कि जो है ना सबको क्या बोले कि देखिए अपना अपना जगह से आंदोलन कीजिए, सब लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन कीजिए ऐसे प्रोटेस्ट को लेकर के। कहा जी सर जी, तो सब लोग अपना अलग अलग जगह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहा जी सर जी, तो आपसे हम पूछेंगे बताओ कि बिहार से कौन कर रहा है, तो फिर आप कोई टीचर का नाम लीजिएगा ये कर रहे हैं। हम पूछेंगे बताओ एकदम से झारखंड से कौन कर रहा है, आप बोलिएगा ये। दिल्ली से कौन कर रहा है, ये कर रहा है। उसी तरीके से असहयोग आंदोलन का भी नेतृत्व अलग अलग जगह से होना शुरू हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि पंजाब से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो पंजाब से कर रहा था लाला लाजपत राय। कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय। ठीक है, कहा जी सर जी। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा दिल्ली से कौन कर रहा था, तो दिल्ली से आसफ अली। दिल्ली से कौन कर रहे थे, तो दिल्ली से कर रहे थे आसफ अली कर रहे थे। ठीक है, कहा जी सर जी। अच्छा क्वेश्चन आपसे ये बात पूछ सकता है कि यूपी से कौन करता है, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से लाल बहादुर शास्त्री कौन कर रहे थे, तो आप कहे सर जी लाल बहादुर शास्त्री कर रहे थे। ठीक है, कह जी सर जी। अच्छा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था। हाँ बिहार से वाला पूछता है। ठीक है, कह जी सर जी, ये बात जान लीजिए। तो बिहार से पूछेगा तो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक। कौन कर रहे थे, मजहरुल हक कर रहे थे। ठीक है, कहा जी सर जी। ये सब नेतृत्व कर रहे थे असहयोग आंदोलन का, अलग अलग जगह से ये सब नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, कहा जी सर जी। और एक बात जानते हैं, ये आंदोलन इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ, इतना बढ़िया, जितने भी युवा लोग थे ना सब लोग भाग लेना शुरू कर दिया। सब युवा लोग के अंदर एक जुनून आ गया, एक जोश जुनून, खून खौलने लगा। क्योंकि आप ही सोचे ना कि इतना बड़ा बड़ा कांड हो गया, किसका खून नहीं खुलेगा। सब युवा लोग का, जितने युवा लोग थे सब लोग भाग लेना शुरू कर दिया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितने भी थे सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया और बढ़िया तरीके से इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। ठीक है, कह जी सर जी। अब जो भी वकील थे, जैसे कि महात्मा गांधी वकील थे और बहुत सारे लोग जो है ना वकील थे, जो लोग वकील थे सब अपना अपना वकालत छोड़ करके इस आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। अगर बातचीत किया जाएगा मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है, चित्तरंजन दास, ये सब क्या थे, ये सब वकील थे। इन्होंने अपना वकालत छोड़ दिया और भाग ले लिए। जो जो अंग्रेज के अधिकारी के पोस्ट पे थे सब उस पोस्ट को त्याग दे और सब जो है ना आंदोलन में भाग ले लिया। इतना तक कि आप सोच सकते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट सब भाग ले, पढ़ने वाला स्टूडेंट भी भाग लिया था। और जयप्रकाश नारायण की अगर बातचीत करेंगे, जयप्रकाश नारायण का, तो सिर्फ 20 दिन बचा था। सोचिए, आप ही हमको एक बात बताइए, आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम का बचा एकदम से 5 से 6 दिन। जैसे अभी CGL वाला एग्जाम हो रहा है, एकदम जिंदगी का रिलेट कर रही है। हाँ एग्जाम्पल एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है अभी वर्तमान में। CGL वाला एग्जाम है 13 को, सब लोग आंदोलन कर रहा अभी। ठीक है काजी सर जी, वही वाला सिचुएशन उस टाइम में था। जयप्रकाश नारायण का एग्जाम था 20 दिन के बाद, लेकिन जानते हैं वो कॉलेज से नाम कटवा लिए। कॉलेज से क्या किए, कॉलेज से नाम कटवा लिए, बोले कि हम अंग्रेज के कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। सोचिए, जब अगर 20 दिन अगर और रह जाते तो उसके बाद एग्जाम देते, उसके बाद जो है ना हाँ उसका एकदम से फाइनल हो जाता, ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता। लेकिन सोचिए एग्जाम का 20 दिन बचा था, मात्र 20 दिन, लेकिन उसने कॉलेज से नाम कटवा करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बोले कि नहीं हम देश के लिए लड़ेंगे, हम बाद में एकदम पढ़ाई को वैसे पढ़ाई का क्या मतलब जो देश आजाद ही नहीं कर पाए। तो बोले कि नहीं हम देश के लिए लड़ेंगे। तो याद रखेगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों छात्र पटना कॉलेज के जो है ना, हाँ जो पटना कॉलेज जो पटना आएंगे उसको मालूम पटना कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज के हजारों छात्र भाग लिए थे। उसमें से जयप्रकाश नारायण ऐसे थे, यहाँ पे लिख देते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है ना, हाँ इन्होंने क्या किया था, जयप्रकाश नारायण ने एग्जाम यानी परीक्षा के 20 दिन बचे थे। कितना दिन सोचिए, 20 दिन बचे थे, तब नाम कटवा लिया। तब क्या किया, तब नाम कटवा लिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। असहयोग आंदोलन में क्या हुए थे, आप कहे सर जी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। इसको एकदम से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है काजी सर जी।
ये सारा कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। ठीक है, आंदोलन अपने चरम सीमा पे आ चुका था, लोगों के बीच एकदम से जोश जुनून भर गया था। ठीक है, और उसी बीच में एक घटना घट जाती है, उस बीच में एक घटना घट जाता है। आपका सर जी कौन सा घटना घट जाता है? उस बीच में चौड़ी चौड़ा कांड हो जाता है। नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, हमको मालूम है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है चौड़ी चौड़ा कांड। अब जानते हैं चौड़ी चौड़ा कांड क्या है, बढ़िया समझाते, टेंशन नहीं लीजिए। चौड़ी चौड़ा कांड, ठीक है, क्या है चौड़ी चौड़ा कांड? अच्छा, ये एक जगह का नाम है। क्या है? चौड़ी चौड़ा एक जगह का नाम है। कौन सा जगह? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। कौन सा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है, एक चौक है। क्या जी सर जी? उसी का नाम है चौड़ी चौड़ा, एक स्थान है। क्या जी सर जी? देखिए हुआ क्या, आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे, बढ़िया तरीके से आंदोलन कर रहे थे, एकदम पूरे जोश जुनून के साथ आंदोलन कर रहे थे। और आंदोलन करते करते, नारेबाजी लगाते 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 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौड़ी चौरा नामक जगह पे पहुंचते हैं। वहां पे एक थाना था, थाना था, थाना में होता है पुलिस। क्या जी सर जी? वहां पे एक थाना था। अब पुलिस वालों ने क्या किया, उनके साथ जो है ना जबरदस्ती, मतलब यानी कि आंदोलन को रोकने का प्रयास करने लगा, मारना शुरू कर दिया। अब सब लोग को आ गया गुस्सा, सब लोग तो है ही थे, गुस्सा में पहले से थे क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब सब लोग को गुस्सा आ गया कि पुलिस मारना शुरू किया, पुलिस हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रहा है। सब लोग मिल के जानते क्या किए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिए। सब लोग मिल के जो वो पुलिस थाना था, उस पुलिस थाना को घेर लिए। टोटल उसमें 22 पुलिसकर्मी थे। कितने? 22 पुलिसकर्मी थे टोटल। पूरे थाना को चारों साइड से घेर लिए। सब लोग तेल लाए, तेल गांव से, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल से क्या किया, एकदम से चारों बगल से एकदम से मिट्टी का तेल एकदम से डाल दिए, चारों बगल से मिट्टी का तेल एकदम से फेंक दिए। जितना 22 पुलिसकर्मी को पकड़ करके, उसी का देखिए थाना में होता है एक छोटा सा काल कोठरी होगा, मतलब जेल टाइप का छोटा सा होता है। काजी सर जी? तो उन्होंने क्या किया, थाना में जो काल कोठरी होता है उसी में पकड़ करके 22 पुलिसकर्मी को बंद कर दिया, बाहर से ताला मार दिया। सोचिए कितना जबरदस्त दिमाग का तेज। 22 पुलिसकर्मी क्या किए, सब लोग मिल करके मारने के लिए जो दौड़े ना, तो पुलिस सब सबटा घुस गया वही रूम में, वही रूम में सब घुस गया। कौन रूम में? जो रूम में सब मतलब काल कोठरी होता है, जेल होता है, वही में सब लोग घुस गया। घुस गया तो बस क्या किए, आदमी भी दिमाग का तेज, बस बाहर से ताला मार दिया। ताला मार दिया तो मार दिया। अब पुलिस हल्ला करे, ताला खोलो, ताला खोलो, छोड़ दो, छोड़ दो, गलती हो गया, गलती हो गया। ये सब बोला गलती हुआ है, क्या समझ रखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बस सब लोग मिलके पूरे थाने के ऊपर जो है ना मिट्टी का तेल छिड़क दिए और आग लगा दिए। बोले राम नाम स्वाहा बोले कि जा, बहुत बढ़िया का। बोला कि हम अब वो नहीं रहे कि जलियांवाला बाग आप हत्याकांड कीजिएगा, हम लोग शांति से बैठ जाएंगे। और वो भी देखिए युवा लोग थे, युवा लोग का खून होता है गर्म, एक और कुछ हो बोल दीजिएगा बस मारपीट में उतर जाएंगे। 22 पुलिसकर्मी को जला के राख, 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, जल के राख हो गए। ये घटना हुआ कब था, ये जो आंदोलनकारी आंदोलन करते करते पहुंचा था 4 फरवरी। कब पहुंचा था? 4 फरवरी को पहुंचा था। लेकिन ये जो आग लगाया, ये जो पुलिसकर्मी को मारा, ये घटना हुआ था 5 फरवरी को। कब हुआ था? 5 फरवरी को हुआ था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन, चौड़ी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4-5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 4-5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है ये चौड़ी चौरा कांड हुआ था। देखिए कांड हुआ था 5 फरवरी को, लेकिन सब लोग पहुंचा था 4 फरवरी को। सब लोग पहुंचा था 4 फरवरी को। कांड कब हुआ था? कांड हुआ था 5 फरवरी को कांड हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा चौड़ी चौरा कांड कब हुआ था? का सर 4-5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है ना हुआ था। ठीक है कह जी सर जी? इसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए? आपका सर जी 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कितने? आपका सर 22 पुलिसकर्मी जो है ना मारे गए। ठीक है कह जी सर जी? क्या हुआ था, वो पुलिस स्टेशन को चारों साइड से सब लोगों ने घेर लिया, घेर के आग लगा दिया, आग लगने में सब लोग मर गए। और जो ये घटना घटा ना, इसी घटना को इतिहास में चौड़ी चौरा कांड कहा गया। क्या कहा गया? चौड़ी चौरा कांड कहा गया। लेकिन एक बात जानते हैं, अगर उस समय वहां पे महात्मा गांधी रहते तो ये घटना नहीं होता, क्योंकि महात्मा गांधी
अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी किसके पुजारी है? अहिंसा के, मतलब वो नहीं चाहते कि हिंसा हो। और ऐसे भी जान लीजिए कोई भी आंदोलन अगर हिंसा हो गया, मारपीट हो गया, तो फिर वो आंदोलन को सरकार बहुत जल्दी दबा देती है। ठीक है क्या जी सर जी? इसलिए वो नहीं चाहते थे हिंसा हो। लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी थे नहीं, सब लोग का जोश जुनून था एकदम चरम सीमा पे, मतलब खून खोला हुआ था, गुस्सा तो पहले से था, बस गलती किया कि बस सब लोग आग जला दिया। अब ये घटना छोटा घटना नहीं है, बहुत बड़ा घटना घट गया पूरे देश लेवल पे। और उसमें महात्मा गांधी वहां नहीं थे, तो क्वेश्चन पूछेगा उसमें महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो महात्मा गांधी उसमें बारदोली में थे। ठीक है काजी सर जी? तो यहाँ लिख देते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। महात्मा गांधी कहाँ थे? तो आप कह सर जी महात्मा गांधी बारदोली में थे। ठीक है जी सर जी? बारदोली में महात्मा गांधी थे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है जी सर जी? अब महात्मा गांधी को जैसे ये खबर लगता है, महात्मा गांधी का दिमागे काम करना शुरू, बोला हम बोले कि हिंसा नहीं करने, ये सब हिंसा मारपीट कर दिया, बहुत बड़ा कांड कर दिया। महात्मा गांधी को ये आभास हो गया, अब जो है ना सरकार क्या करेगी, जबरदस्ती जो है ना इस आंदोलन को रोक देगा और हमको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। तो महात्मा गांधी हिंसा के पुजारी थे नहीं, अहिंसा के पुजारी थे, और यहाँ पे हो गया हिंसा। महात्मा गांधी फिर क्या किए, बोले कि नहीं अब असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है, इसको बंद किया जाता है। और महात्मा गांधी ने क्या किए, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, कब? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए। क्या कर दिए? असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा किसने किया था? तो आप कह सर जी महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ये बात भी आप एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है काजी सर जी? और उसके बाद जो है ना फिर महात्मा गांधी पे मुकदमा होता है। ठीक है काजी सर जी? हाँ, फिर महात्मा गांधी, क्योंकि इसका राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। तो मुकदमा किस पे होगा, केस किस पे होगा? भीड़ पे कभी भी केस नहीं होता, तो केस किस पे होगा? महात्मा गांधी पे। तो फिर महात्मा गांधी पे केस होता है, उस पर मुकदमा होता है, फिर महात्मा गांधी को जेल ले जाता है, 6 वर्ष का इसका सजा सुना जाता है। कितना? 6 वर्ष का सजा, 6 साल का जेल होता है महात्मा गांधी को। हालांकि महात्मा गांधी दिमाग का तेज थे। ठीक है काजी सर जी? तो महात्मा गांधी गिरफ्तार कब किया जाता है? तो पूछेगा गिरफ्तार कब किया जाता है? तो 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था। क्या कहा जाता है? कैसा जी? गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है कैजी सर जी? और महात्मा गांधी कितने साल का सजा हुआ? 6 साल का। लेकिन 6 साल तक महात्मा गांधी जेल में रहे नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी दिमाग का तेज थे, तो एकदम से नहीं देख रहे थे, पतला दुबला थे। बोला कि स्वास्थ्य इसका ठीक नहीं है। क्या बोले कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब हेल्थ ठीक नहीं है, ये बीमार पड़ गया। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ने लगता है तो उसको जेल से बाहर निकाल देता है। जैसे कि आप देख लीजिए लालू प्रसाद यादव को सजा हुआ था 11 दिन का, लेकिन लालू प्रसाद यादव को देखा कि एकदम से हालत पूरे खराब है, पूरे बीमार रह रहे हैं, तो फिर जेल से क्या किए, निकाल दिए। क्योंकि जेल में मरता है तो बहुत अच्छी वाली बात नहीं है। तो महात्मा गांधी भी बीमार पड़ने लगे थे, उनको जेल से बाद में बाहर निकाल दिया। ठीक है काजी सर जी? तो इस तरीके से, अच्छा जेल से कब बाहर निकले? तो 5 फरवरी 1924 को। कब? 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी क्या हुए, जेल से बाहर आए, जेल से बाहर। ठीक है काजी सर जी? और इस तरीके से आंदोलन धीरे धीरे स्थगित हो गया। 12 फरवरी 1922 ईस्वी का आंदोलन क्या किया, एकदम से स्थगित कर दिया, यानी कि एकदम से समाप्त कर दिया। ये था हमारा असहयोग आंदोलन। क्या था? असहयोग आंदोलन। यानी कि हम महात्मा गांधी, मतलब यानी कि महात्मा गांधी इसका ये आंदोलन किए थे और बोले थे कि हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे। किसका सहयोग नहीं करेंगे? अंग्रेज का। और ये चीज किए। असहयोग आंदोलन क्या सफल रहा? सफल नहीं रहा, लेकिन एक लेवल पे जो है ना तहस नहस कर दिया था अंग्रेजों का। ठीक है, तो इसलिए पूछेगा असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1922। तो चलिए 1 मिनट में हम रिवीजन कर लेते, 1 मिनट में हम रिवीजन कर ले काजी सर जी। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद जाइएगा। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन आप बना देते हैं तो समझेंगे हाँ आप लोग ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में से 22 तक। पूछे कारण क्या था? ये कारण था। पूछेगा
कि इसमें जो क्या लक्ष्य रखा गया था, इसमें बोला गया था 1 वर्ष स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है कजी सर जी। अब पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको पारित किया गया था, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। पूछेगा असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। और पूछेगा कि पंजाब से नेतृत्व कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय, दिल्ली से आसफ अली, उत्तर प्रदेश से लाल बहादुर शास्त्री, बिहार से राजेंद्र प्रसाद और मजरूल हक। और पूछेगा कि बताइए ऐसे कौन थे जिनका जो है ना, हाँ, एग्जाम का केवल 20 दिन बचा हुआ था और वो एकदम से भाग गए, वो एकदम से क्या हुए, सॉरी, वो एकदम से कॉलेज से नाम कटवा लिए। तो जयप्रकाश नारायण के एग्जाम से जो है 20 दिन पहले उन्होंने नाम कटवा लिया और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए। ठीक है कजी सर जी। उसके बाद क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ। पूछे चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 4-5 फरवरी 1922 को। कहिए सर ऑप्शन में क्या रहेगा, अगर ऑप्शन में 4 फरवरी रहेगा तो 4 फरवरी टिक करना, 5 फरवरी रहेगा तो 5 फरवरी टिक करना। क्या सर जी अगर दोनों रहेगा तब, जब दोनों रहेगा तो 5 फरवरी टिक करना 1922 को। अच्छा पूछेगा चौरी चौरा कांड कौन सा जगह पे है, उत्तर प्रदेश से गोरखपुर नामक जगह है। ठीक है कजी सर जी। पूछे कितने पुलिसकर्मी मारे गए, 22 पुलिसकर्मी। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जिस वक्त चौरी चौरा कांड हुआ था उसमें महात्मा गांधी कहाँ पे थे, बारदोली में। कहाँ पे थे, अरे बोलिए, बोल बोल के पढ़िए। देखिए ऑनलाइन में क्या होता है, विद्यार्थी एकदम से बोल बोल के नहीं पढ़ता, गलत बात है। जब जब बोलते हैं बोल बोल के पढ़ने, तो बोल बोल के पढ़िए, याद होगा। ठीक है कजी सर जी, याद होगा, रिवीजन होगा, माइंड कंस्टेंट रहेगा, दिमाग में जाएगा। ठीक है कजी सर जी। पूछेगा असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को समाप्त हो गया था। गिरफ्तार महात्मा गांधी हुए थे 10 मार्च 1922 ईस्वी को और जेल से बाहर निकल गए 5 फरवरी 1924। ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, समाप्त कब हुआ था ये याद रख लीजिए। ठीक है कजी सर जी। इतना बात समझ में आ गया कजी सर, समझ में आ गया। अगर ईमानदारी से अगर आ गया, ईमानदारी से अगर आ गया तो हमको एक बात बताइए, तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, अगर आप सही सही इसका आंसर बता देते हैं, तो हम एकदम से 100% श्योर हो जाएंगे कि आपको क्लास समझ में आया। हम क्या हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे आपको क्लास बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट का लक्षण होता है कि वो क्लास में एक सिंसियर होकर क्लास को समझे, बढ़िया तरीके से पढ़े और याद करते चले। ठीक है कह जी सर जी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो समझ जाइए आप एग्जाम पास कर जाइएगा, कितना भी आपका बेसिक कमजोर, क्योंकि एकदम लो लेवल से उठाएंगे, हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, आप एग्जाम लेवल तक पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो है अगर यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो पहला पूछे, दूसरा पूछे, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। स्टार्ट कब हुआ था, अभी जस्ट बताए थे ना, 1 अगस्त 1920 को। तो कब हो जाएगा 1920, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बताइए कितना आसान क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन बना दीजिएगा ईमानदारी से, वादा कर रहे हैं ना, प्रोमिस। चलिए प्रोमिस किए हैं तो चलिए बनाइए, प्रोमिस किए हैं तो बनाइए, तो देखते हैं किससे बनता है। कहता 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। देखिए हम उतना बवा वाला क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्योंकि बवा वाला क्वेश्चन करवा दिए आपका मन खुश हो जाएगा, फूल के फुलोरी हो जाएगा। पता चला एग्जाम हॉल में गए, आप पूछ दिया थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, बस कह मास्टरवा जो है ना ऐसा पढ़ाई को क्वेश्चन लड़वे नहीं किया तब हम पे गुस्सा आएगा। तो हम नहीं चाहते कि आपका जिंदगी बर्बाद हो। ठीक है, और आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिन के बाद आता है, तो हम नहीं चाहते। इसलिए क्वेश्चन हम करवाएंगे तो थोड़ा सा लेवल का करवाएंगे, ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। कहता 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया, दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, असहयोग आंदोलन के समय में ही दिया था। 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। ये नारा दिया था किसने, महात्मा गांधी ने। अभी जस्ट पढ़ा है कजी सजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बार बन जाएगा ना, चलिए अब की बार बना के दिखा दीजिए, बनाइए तो देखते हैं। कहता महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। अगर आप कहानी समझे होंगे, अगर आप कहानी समझेंगे, अगर आप कहानी आप बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे, तब तो हम एकदम 100% बोलते हैं क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा, और क्वेश्चन बनाने में आपको मजा भी आ रहा होगा। नहीं, हाँ, हमारे क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट को मजा आता है, हाँ बहुत मजा आएगा। एग्जाम लेंगे, उसमें प्राइज वाइज देंगे और मजा आ जाएगा। क्या कहता महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। ऑप्शन पढ़िए और टिक लगाइए। देखिए आज आपका पहला क्लास था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है ना रूल रेगुलेशन बताना पड़ता है, कैसे क्वालिफाई करना नहीं करना वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है काजी सर जी, तो इसलिए आपका क्लास जो है ना थोड़ा सा
1 घंटा से ज़्यादा हो रहा, नहीं तो आपकी क्लास 50 से 55 मिनट क्लास आपकी चलेगी। ठीक है काजी सर जी। महात्मा गांधी 1962 गांधी क्यों वापस लिया था? क्योंकि चौरी चौरा में हुई हिंसा कांड, चौरी चौरा कांड हटिया कांड हो गया था और महात्मा गांधी को ये बात पसंद नहीं था, हिंसा हुआ था और महात्मा गांधी बोले कि हमको हिंसा नहीं चाहिए। यही कारण से उन्होंने क्या किया, वापस ले लिए, मतलब यानी कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ भाई साहब तब तो दिक्कत है, तब दिक्कत है। क्योंकि 4 क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं, मतलब श्योर हो जाइए कि वो अगर तैयारी कीजिएगा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है हाँ, और मेरा अगर मानिएगा तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, टाइम नहीं है, बाद में टाइम नहीं रह पाता, स्टूडेंट अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं कर पाता, फिर सिलेक्शन से चूक जाते हैं। तो इसलिए आप अभी से ही तैयारी कर दे तो बेस्ट रहता है। कहता असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो किसने छोड़ा था? अभी जस्ट बताया ना, जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी। और इस तरीके से देखिएगा तो आपकी क्लास यहाँ पे एंड हो रहा है। आपकी क्लास क्या हो रहा है? आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आज की क्लास समाप्त, यानी कि द एंड, द एंड। ठीक है, अगर टॉपिक समझ में आया होगा काजी सर जी। ये सेम हूबहू एकदम से क्लास थी, पहली क्लास थी, डेमो क्लास है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। बाद में कि जब आपकी क्लास लाइव चलेगी तो और भी हम आप लोग से एकदम से जुड़ पाएंगे, दिल से दिल जुड़ पाएगा नहीं। हाँ काजी सर जी, तब और भी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइव चैट कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा आप प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा और हम भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो और भी मजा आएगा। जो भी डाउट होगा, जो भी कहीं कोई कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप क्वेश्चन कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है काजी सर जी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उससे तो हम यही कहेंगे कि बैच अगर अच्छा लगा है क्लास तो बैच ले लीजिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। ठीक है हाँ, कहते हैं नेचर उससे नेचर कभी नहीं बदलता, वही वाली बात है। तो चलिए, इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश जुनून के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।